नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी। इस जयंती पे उत्तर प्रदेश से एक अनोखी तस्वीर आई। तस्वीर थी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव यूपी के, और वो तस्वीर थी कि वो कूद फांद के जेपीएनआईसी के गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी प्रतिमा को, यानी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को माला पहनाने जा रहे थे वो, और उनको रोका जा रहा था। तो फिर वो उस गेट को कूद फांद के अंदर गए। अब ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लेकिन इस वीडियो ने क्या दिखाया है और क्या सच में डिनोट करता है, वो भी बहुत जरूरी बात है और उसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, ये जो वीडियो आया है अखिलेश यादव का कूद के जाते हुए जयप्रकाश नारायण को माला पहनाते हुए, और उनके जो कमेंट्स आए हैं, आपने कमेंट्स उनके सुने भी। उन्होंने बोला कि हम क्रांति लेके आएंगे, 2024 तक क्रांति आएगी। सर, आपको नहीं लगता कि अब इन सभी चीजों को हम देखते हैं, हम नेहरू के बारे में पढ़ते हैं, हम पटेल साहब के बारे में पढ़ते हैं, गांधी के बारे में पढ़ते हैं, सावरकर के बारे में पढ़ते हैं, अब राजनयिकों को बांटने की हवायत कवायत जो बोलिए आपकी चल रही है कि हम, ये मेरे नेता हैं, ये महापुरुष मेरे हैं, ये महापुरुष आपके हैं, अगर आप इनके बारे में बोलते हो तो आप इस पक्ष में, आप इनके बारे में बोलते हो तो आप उस पक्ष में है। देखिए, आज की इस चर्चा का 24 की रेस से कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ, उसकी झलक मिलती है। अखिलेश यादव ने कहा हम क्रांति लेकर आएंगे। वो क्रांति शब्द उन्होंने चुराया है जयप्रकाश नारायण से। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जी। आज उनकी जयंती है और इसी के बहाने आज जो घटना हुई है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि महापुरुषों को भी अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल दिया गया है। बहुत सारे महापुरुष जिनके अलग अलग क्षेत्रों में योगदान है, उनको कोऑप्ट करने की भी कोशिश की जा रही है और यह आरोप भाजपा पे लगता है कि वो करने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ा दुखद पहलू है राजनीति का कि राजनीतिक शिष्टाचार वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इस तरीके से खो गई है कि आपको राजनीति का एक बड़ा कुचला हुआ सा चेहरा, म्यूटिलेटेड फेस नजर आता है जी। कौन थे जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक दी, जिन्होंने इंदिरा गांधी को घुटनों पे ला खड़ा किया, वो इंदिरा गांधी जो माइटी इंदिरा गांधी थी, जिनका राजनीतिक सफर राजनीतिक गूंगी गुड़िया के नाम से उनको जानते थे, वो आयरन लेडी बन गई, जिन्होंने एक मुल्क की सीमा बदल दी, उसको तोड़ दिया, दो मुल्क में तकसीम कर दिया। लेकिन जब बात देश की आई, उनके गवर्नेंस पे आई, भ्रष्टाचार पे आई, तो जेपी खड़े हो गए। उस आंदोलन का नेतृत्व किया जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रहा था, मौजूदा सरकार के खिलाफ चल रहा था, और उनकी शर्त थी कि हिंसक नहीं होगा आंदोलन जी। वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण वो थे जो इंदिरा गांधी को माय डियर इंदू कहा करते थे। कम लोगों को मालूम है, आज खाटी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि जिन महापुरुषों को हम जिस प्रिज्म से देखते हैं, क्या वैसे देखना चाहिए क्या? जेपी के नेहरू से भी संबंध, गांधी से भी संबंध। इंदिरा उनसे छोटी थी, इसलिए वो माय डियर इंदू कह के संबोधित किया करते थे। कौन थे जेपी? जेपी वो थे कि इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू
और जेपी की वाइफ पत्नी प्रभावती, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। कहते हैं कि कमला नेहरू ने एक दोस्त जो दूसरे दोस्त को लिखता है, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी थी जिसमें बहुत प्राइवेट बातें थी, घर की बातें थी। जब प्रभावती जी का निधन हो गया, जेपी की पत्नी का, तो चिट्ठियों का एक बंडल मिला जेपी को। जेपी इंदिरा गांधी के पास गए, वो पीली पड़ चुकी थी बहुत, एक पोटली को बहुत समय के लिए रख दीजिए, वो पीली पड़ जाती है। उनके जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये चिट्ठियां हैं, और आज की अगर राजनीति होती तो वो राजनीतिक बम होता, बिल्कुल, कि अपने घर के बारे में, घर में महिलाओं के साथ कैसा सलूक होता है इसके बारे में, बहुत हाई स्टीम में मुझे नहीं रखते हैं इसके बारे में। उन्होंने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी थी, वो सारी चिट्ठियां जेपी ने इंदिरा गांधी को लौटा दी। यह था हमारा राजनीतिक चरित्र, और ये थे जेपी। लड़ाई होगी, लड़ाई में आपको हराएंगे। जब उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची तो कहा गया कि कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी, इस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो गई थी, और आखिरकार सत्ता बदलती है। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव की घोषणा होती है, इमरजेंसी में जेल में रहते हैं जेपी सहित तमाम ऐसे लोग, सत्ता बदलती है, रामलीला मैदान में शपथ होता है, और रामलीला मैदान में शपथ कराने के बाद जेपी सबसे पहले इंदिरा गांधी के घर पहुंचते हैं, उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं, उनके मन में जो आशंकाएं थी उनके बारे में बात करते हैं। वही नहीं, चंद्रशेखर भी पहुंचते हैं। चंद्रशेखर से जब बातचीत होती है इंदिरा गांधी की, तो उन्हें इस बात का डर था, आशंका थी कि संजय को हार्म किया जा सकता है। राजीव गांधी के भाई संजय गांधी जी, उनके बेटे संजय गांधी को, उन्हें भी हार्म किया जा सकता है, विंडिक्टिव होकर सरकार कार्रवाई कर सकती है, उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। चंद्रशेखर निकलते हैं, मोरारजी देसाई के पास जाते हैं कि यह नहीं हो सकता, यह गलत है अगर ऐसा सोचा जा रहा है तो। यह था हमारा राजनीतिक चरित्र, और ये थे हमारे जेपी, और ये थी उस जमाने की पॉलिटिक्स। आज जब उनकी जन्म जयंती है, अखिलेश वहां जाना चाह रहे हैं, तो जेपी सिर्फ अखिलेश के नहीं है, बिल्कुल, जेपी कांग्रेस के भी थे, जेपी कांग्रेस से जुदा भी हुए, जेपी जनसंघ के भी थे, जनता पार्टी सोशलिस्ट लोगों के भी थे। एक विचार थे, उनको बाउंड्रीज में बांधना ठीक नहीं है। सही कहा। आज की राजनीति हो गई है कि कोऑप्ट करिए, आप राजनीतिक फायदे के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सेंटर जहां जाकर कोई फूल माला चढ़ाना चाह रहा है, वहां से एक संदेश देना चाह रहा है, इसमें सबको छूट होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। सबने अपने अपने समय में, समय काल परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो ड्राइव करती हैं कि देश कैसे चलेगा। नेहरू जब देश आजाद हुआ तो लोग उनको मॉडर्न थिंकर के तौर पे उनको लोगों ने देखा। लाशों के ढेर पे इस देश को आजादी मिली थी, वहां से देश आगे बढ़ा। कुछ गलतियां हुई होंगी नेहरू से, लेकिन वो जानबूझ के हुई, ये नहीं कहा जा सकता। देश के विरोध में हुई, या ऐसे किसी भी महापुरुष के बारे में नहीं कहा जा सकता। गांधी की लेगेसी है, नेहरू की लेगेसी है, सरदार पटेल की एक लेगेसी है, लेकिन हाल के दिनों में उन सबको कोऑप्ट करने की कोशिश सरदार पटेल की। हमने सबसे लंबी, सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है। सरदार पटेल हमारे हैं। सरदार पटेल आपके कैसे हैं? आपने उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया?
बात यहां तक पहुंचती है। सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं। गांधी को बापू नाम किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन उस सुभाष चंद्र बोस को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे गांधी ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, और शायद वो प्रधानमंत्री होते तो चरित्र कुछ और होता देश का। इससे बचने की जरूरत है। लेकिन आज की तारीख में पॉलिटिकल एनिमोसिटी अपनी चरम पे है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस सरकार ने भी जी। प्रणब मुखर्जी, कौन थे प्रणब मुखर्जी? उन्होंने कांग्रेस एक बार छोड़ी, फिर कांग्रेस में आए, कभी भाजपा के साथ नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको भारत रत्न से नवाजा। कौन थे प्रणब मुखर्जी? प्रणब मुखर्जी ने 2018 में वो नागपुर गए, संघ के मुख्यालय गए। कांग्रेस को यह बात बहुत चुभी कि आखिर क्यों गए। उन्होंने हेडगेवार को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा विजिटर बुक में कि आज भारत माता के महान सपूत हेडगेवार को, केशवराम बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने आया हूं। भारत माता के महान सपूत। कांग्रेस को लगा यह गलत हुआ है, लेकिन यह एक पॉलिटिकल जेस्चर था। साथ में उन्होंने कुछ संदेश भी दिया वहां से कि देश की जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उनको ऐसे करने से बचना चाहिए। इस आशय का एक संदेश भी दिया। सर, सभी बातें सुनी हमने, मतलब ये किसी से रिलेटेड नहीं रहेगा कि आपने किसको बांटा किसको नहीं बांटा। पॉलिटिकल पार्टीज तो ये कर रही हैं, हम भी ये एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो मैं व्यूवर्स को भी बोलूंगा, जो लोग हमें देख रहे हैं या फिर जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, हमारे अंदर भी एक खेमा बढ़ चुका है। जैसे हम जिस दिन पत्रकारिता पे बात कर रहे थे तब आपने कहा था कि आप ये नहीं तय कर सकते कि आप किसी और नहीं है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, जैसे इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, पैलेस्टीन की, उसमें लोगों ने अपना अपना स्टांस तय कर लिया कि मैं इस तरफ हूं और मैं इस तरफ हूं। कोई ये नहीं जानना चाहता कि आखिर हुआ क्या है, कौन क्या, कहां से वो हिस्ट्री शुरू हुई और अभी लड़ाई कहां पे चली आई। वैसे ही सर यहाँ पे भी अब लोग नहीं जानना चाहते कि उस स्थिति में उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया। बस अगर आप सावरकर के साथ खड़े हैं तो आप बीजेपी के साथ है, आप गांधी के साथ खड़े हैं तो आप कांग्रेस के साथ है, आप पटेल के साथ खड़े हैं तो आप बीजेपी के साथ है। आपको नहीं लगता कि सर पॉलिटिकल पार्टीज तो ये करेंगी, हमारे व्यूअर्स को इस चीज को चेंज करना चाहिए, इस चीज को देखते हुए कि उन्होंने उस वक्त क्या काम किया था जो आपने अभी मैसेज दिया। देखिए ये क्योंकि हमारे क्योंकि जरूरी नहीं है सर कि आपको कोई स्टांस लेना ही पड़े। ये राजनीति की खूबसूरती जो है, और राजनीति नहीं लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि उसमें विरोध के स्वर आना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट मानना है। और जो थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो शायद सोचते होंगे, उनको ये लगेगा और लगना चाहिए कि विरोध जो है वो लोकतंत्र को संबल देता है, उसको सशक्त करता है, जीवंत रखता है जी। उसको मरने नहीं देना चाहिए। लोकतंत्र में सरकारें अपना काम करेंगी, इसके पहले भी सरकारों ने अपना काम किया है जी। आज भी सरकार अपना काम कर रही है। 2 बार अगर थंपिंग मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जीत कर आते हैं तो किसी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ किया होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनको पसंद करते हैं जी। लेकिन उसमें एक डिवाइड पैदा कर देना, और वो डिवाइड आज चूंकि हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हम राजनीति के किस ओर खड़े हैं जी। जब नरेंद्र मोदी टीम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए जी। उसमें महापुरुषों पे कब्जा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज लोहिया की जयंती है, जयप्रकाश की जयंती है, कल लोहिया की शायद उनके शहादत का दिन है। उनके विचारों को पढ़ें, पार्लियामेंट में उनके भाषणों को पढ़ें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है फिलिस्तीन पे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुने जी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है मधु दंडवते को उनको सुने। अपने समय में, अपने काल में सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से देश के लोकतंत्र को, देश को मजबूत करने के लिए काम किया है। इसलिए उसको
खांचे में बांटना बहुत ठीक नहीं होता। जी। मैं इस लाइन पे हूं कि मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे काम किए होंगे, उसमें से कुछ काम छूट गए, कुछ पे सवाल उठाए गए, वो हमारा काम था, वो विपक्ष का काम था। इस सरकार ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, लेकिन जो गलत करेगी उस पर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करें। लेकिन हम व्यूअर से ये अपेक्षा रखें कि वो दरअसल जो हुआ है इसके पहले उसको भी देखें, जो आज के काल में हो रहा है उसको भी देखें, वो जयप्रकाश को भी पढ़ें, वो लोहिया को भी पढ़ें, वो हेडगेवार को भी पढ़ें, वो गोलवलकर को भी पढ़ें। वो उससे सहमत हो ना हो, लेकिन उसके बारे में जानना जरूरी है कि किस समय, किस काल में, किस परिस्थिति में एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आना जरूरी है। जी। आप मीमांसा करिए, आप आलोचना करिए, लेकिन गांधी मजबूरी है, गांधी की आलोचना कम सुनने को मिलेगी आपको। जी। लेकिन पटेल को लेकर कांग्रेस की आलोचना, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कांग्रेस की आलोचना, जयप्रकाश को लेकर कांग्रेस की आलोचना, लोहिया को लेकर कांग्रेस की आलोचना, सोशलिस्ट की आलोचना, जयप्रकाश को लेकर जो समाजवादी मुख्यधारा से लोग थे जुड़े हुए उनकी आलोचना, यह दिखाता है कि आप उसको खांचे में बांटना चाहते हैं। इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। हम उन्होंने जो देश के लिए किया है या समाज के लिए जो उनकी सोच थी उसमें अच्छा क्या था, क्या हम उसको ले सकते हैं? क्या वो हम सबके लिए हो सकते हैं क्या? लेकिन आई थिंक दिस इज आस्किंग फॉर टू मच। जिस पॉलिटिकल राइवलरी के दौर में हम हैं, उसमें हम एक दूसरी पार्टी को यह दिखाने में लगे हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया। मुझे याद है, मैं कई बार यह बात कह चुका हूं, अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण हम लोग एक बार सुन रहे थे। सोनिया गांधी ने, शायद अविश्वास का प्रस्ताव था, उस पर भाषण दिया था। उसमें सोनिया गांधी ने उनको कहा इररिस्पॉन्सिबल, अनरीजनेबल, ब्रेजनली करप्ट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने तब कहा था कि ऐसा लगता है कि डिक्शनरी से शब्द चुन चुन कर लाए गए। और फिर उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक क्षेत्र में हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस राजनीतिक क्षेत्र में हम कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए अपने अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बारे में यह मूल्यांकन है आपका, जो आपके विरोधी हैं उनका भी यह मूल्यांकन है आपका। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। तो मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल, ब्रेजनली, करप्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो बहुत तीखे शब्द नहीं थे राजनीति में। आज के तारीख में ये बड़े हल्के शब्द हो गए कि आप करप्ट हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं। ये तो बिल्कुल चलताऊ सा शब्द हो गया है। उन शब्दों पे आपत्ति जताते हुए कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में जो आपसे कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं उनके बारे में यह मूल्यांकन है आपका। बहुत गुस्से में कहा था, लेकिन वो जमाना था, वो राजनीतिक शिष्टाचार अलग था। तो मोटे तौर पे यह जानना जरूरी है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में, एक विचारधारा को बनाने में, एक सोच को पनपाने में। उसको मुझे लगता है कि हमको साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे किस्से अंबेडकर को लेकर, अंबेडकर ने जो पटेल को लिखा, पटेल ने फिर नेहरू को लिखा, नेहरू ने फिर अंबेडकर को लिखा। ऐसी ऐसी चिट्ठियां हैं, पढ़ना चाहिए लोगों को। सिलेक्टेड बुक्स है सरदार पटेल के जिनमें सिर्फ चिट्ठियों का जिक्र है। वो चिट्ठियां पढ़ें लोग, तब समझ में आएगा कि कितनी रिच पॉलिटिक्स थी हमारी। आलोचना का कितना स्कोप था, कितना स्पेस था, बहुत एक्सेप्टेबल भी था, स्वीकार्यता थी। आज के दिन वो नहीं है। और वही इस आज की विजुअल में
दिखाई देता है कि आप जब वहां पहुंचना चाहते हैं तो गेट पे ताला बंद है, और फिर वो एक फोटो ऑप होता है कि मैं तो जाऊंगा, जी। मैं तो कूद कर जाऊंगा, क्योंकि जयप्रकाश किसके हैं? उन्होंने संपूर्ण क्रांति की थी, हम भी क्रांति करेंगे, वो हमारे हैं। इससे बचना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर आप उनको खेमे में बांटिएगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनेता रहे हों जिन्होंने अपने दौर में बहुत ऐसे काम किए जिन्होंने देश को बढ़ाया, अगर आप उनको किसी भी खेमे में डालते हैं, किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के खेमे में डालते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका कद गिरता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी को खेमे में डालें, उनका काम देखिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें जानिए, और जान के फिर सोचिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है देश के लिए। आज के 24 की रेस में बस इतना ही।